Right. Done. So hello everyone. Once again I welcome all of you in Gateway classes. तो AKTU BTech फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। हालांकि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा आ गया है ना। इस देरी के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब आपको जो लेक्चर्स हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। और एक चीज ये है कि जब यूनिट नंबर 2 का हमने बाइंड अप किया था तो उसका लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर लिया था और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पढ़ाया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कई बच्चों के कमेंट्स आए, कई बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि आपने जो है कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए हैं ना, सब टॉपिक्स। तो मतलब और बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाए। So that's why I will take one more lecture on electric vehicles। समय निकाल करके, टाइम निकाल करके एक लेक्चर में और ले लूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी। चलिए, है ना। बाकी जो आईसी इंजन से जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आईसी इंजन को हमने एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इसका पहले नाम हुआ करता था इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, लेकिन जो अभी आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है 2022-23 में जो AKTU ने अपना जो सिलेबस रिवाइज किया है फर्स्ट ईयर का, अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। जबकि जो बी सीरीज का अभी चलेगा, जबकि जो के सीरीज का पहले चल रहा था उसमें नाम हुआ करता था इसका इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं, इतना गजब का रेस्पॉन्स मिल रहा है, इतना बेहतरीन रेस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है। हर कॉलेज के बच्चों से बात होती है तो मतलब बच्चे एकदम खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी, है ना। कोई भी कॉलेज आप ले लीजिए, काइट हो गया आपका, JSS हो गया, गलगोटिया हो गया, GL बजाज हो गया, जय कुमार गर्ग हो गया, बहुत सारे कॉलेज के बच्चों से जब बात होती है तो मतलब बात करके एकदम दिल खुश हो जाता है। मैथमेटिक्स 1 से इतने खुश है ना बच्चे, एकदम मजा आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना, लास्ट टाइम जो अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं, एक्चुअली उनकी जो परफॉर्मेंस रही है पूरी ज्यादातर कॉलेज में दिक्कत रही है कि मैथमेटिक्स 1 में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी बच्चे फेल भी हो गए थे, है ना। अब क्या कारण रहा होगा आई डोंट नो, कि कुछ बच्चों की लापरवाही की वजह से बैक लग जाती हैं या नंबर कम रह जाते हैं या फिर अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, कई बार कॉलेज में अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं 70 आउट ऑफ 70, यानी कि 100% का टारगेट आपको लेकर के चलना है। और आप में से देखना बहुत सारे बच्चे 70 आउट ऑफ 70 लेकर के आएंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन हम आपको बताएंगे कितने बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 हैं। पूरा रोल नंबर वाइज आपको दिखाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पे तो ना पूरा रोल नंबर खुल ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक 1 या 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के। उसके बाद 1-2 दिन में आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है। चलो तो स्टार्ट किया जाए यूनिट नंबर 1 को। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए क्योंकि सिलेबस इसका रिवाइज हुआ है ना। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ने हैं। फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वेरिग्नन्स थ्योरम, देन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। Yes or no? Yes, my dear students. Then we will discuss types of supports like hinge support and roller support. अब पता नहीं इसने hinge roller लिखा है, फिक्स सपोर्ट नहीं लिखा है, आई डोंट नो, है ना। हालांकि जब सपोर्ट्स हैं तो हिंज भी होनी चाहिए, रोलर भी होनी चाहिए, और छूट गई है फिक्स सपोर्ट, वो भी होनी चाहिए थी। तो हम फिक्स सपोर्ट को भी पढ़ेंगे, है ना। हम यहाँ पर फिक्स सपोर्ट भी पढ़ेंगे। देन लोड, पॉइंट लोड, UDL दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना। यहां से थोड़ा सा जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये पहले नहीं था इतना पोर्शन, जो कि इस बार ऐड हुआ है। के सीरीज में ये पोर्शन नहीं था, बी सीरीज में ये पोर्शन आपका ऐड हुआ है, राइट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट पहले भी था, टाइप्स ऑफ लोड पहले भी थे, है ना। इक्वेशंस और इसमें जो रिएक्शंस हमको निकालनी होंगी, सपोर्ट्स के रिएक्शंस, है ना, ये सब पहले भी था और अभी भी है। देन इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस, स्ट्रेन हुक्स लॉ,
पॉइजन रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ये पहले भी था और अभी भी है। आपका जो यूनिट नंबर 1 का सिलेबस था, सबसे पहला जो फर्स्ट वाला पार्ट था, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ था, है ना। अगर आप हमारे 2 साल पहले की 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे ना, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स की, यहीं से हमने स्टार्ट किया था उसको। और 50,000, 60,000, 55,000 इस तरह के व्यूज हैं और बहुत ही बच्चों ने एंजॉय किया था और 100% पेपर 1 शॉट वीडियो से आपको मिला था, है ना। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि फोर्स क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो हमारा टारगेट है, यूनिट नंबर 1 का जो हमारा आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, इसमें हमारा टारगेट है, आज हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है ना, फोर्स सिस्टम क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, है ना। फोर्स से आप क्या समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है एंड विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। फोर्स क्या है? एक कॉज है जो क्या करता है, सिस्टम की या बॉडी की या पार्टिकल की जो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड फोर्स। अ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी में प्रोड्यूस्ड वन और बोथ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई सिस्टम अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसको ये रेस्ट में ला सकता है। कोई चीज चल रही है, आप उसको फोर्स लगा के रोक सकते हो, है ना। कोई चीज रेस्ट में है तो आप उसको फोर्स लगा करके चला सकते हो। यस और नो? ये एक्सेलरेट कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है किसी भी बॉडी के मोशन को, मतलब स्पीड को। फोर्स से आप क्या कर सकते हो? स्पीड को, किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और स्पीड को घटा भी सकते हो। चेंज इट्स शेप एंड साइज। किसी बॉडी के, किसी पार्टिकल के, किसी सिस्टम के ये शेप को और साइज को चेंज भी कर सकता है ना। जैसे बॉल होती है, बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो उसकी क्या होगी? शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन इक्विलिब्रियम। फोर्स जो है किसी सिस्टम को, किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी एंड डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय इट्स। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। Actually there are two types of quantity, there are two types of physical quantities। आप सभी जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। one is vector quantity, another one is स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या ऐसे कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास है ना, केजी, किलोग्राम, 5 केजी, तो इसके पास क्या है? केजी, 5 केजी एक मैग्नीट्यूड है। यस और नो? उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो एक्चुअली आज का जो लेक्चर है ना, ये टॉपिक इस तरह का है, आपने 11th की क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो बहुत ही सिंपल टाइप का लेक्चर आज होने वाला है। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्या? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज कंप्लीटली, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये डिटरमाइन करेंगे आपको। मतलब फोर्स की अगर बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस पॉइंट पे लगा हुआ है, और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए जब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? एक फोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 700 न्यूटन। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि भाई फोर्स की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर 700 न्यूटन क्या है? 700 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। नाउ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किस पॉइंट पर ये फोर्स लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखो, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर ये फोर्स लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट सी जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना।
ना, यानी कि ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट सी है यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन यहां पर देखो, ये जो फोर्स है इसको, ये जो फोर्स है नीचे की तरफ एरो से लगा हुआ है ऐसे, तो आप ऐसे दिखा सकते हो ये, तो यानी कि जो वर्टिकल है इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। हम ये कह सकते हैं व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन इज व्हाट, वर्टिकल। इस 700 न्यूटन की जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज वर्टिकल। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की, डायरेक्शन को आप दिखाते हो एरो से, तो यहां पर देखो एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी। अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ऐसे, तो हम बोलते अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बोल देते इसको हम लोग, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता तो हम बोल देते इसको अपवर्ड डायरेक्शन। फिलहाल जो फोर्स लगा हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 700 न्यूटन। दूसरा, इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट सी है, सी पर ये पॉइंट फोर्स लगा हुआ है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वर्टिकल। आप नीचे बढ़ा सकते हो इसको ऐसे, है ना, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, नीचे बढ़ाओ ऊपर बढ़ाओ, तो ये जो वर्टिकल है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ा जाए। यस ओके, नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ एक चीज और मैं आपको बता रहा था, ये जो नोट्स हैं, नोट्स मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, एक नीचे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको शेयर करूंगा। यूनिट नंबर 2 के मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स शेयर कर चुका हूं, और टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा उसका भी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये नोट्स को डाल देना है ना। यूनिट नंबर 2 के नोट्स मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर्स सिस्टम, एक्चुअली व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट अपॉन ए बॉडी, देन देयर विल बी अ फोर्स सिस्टम। मतलब हुआ कि भाई जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो एक फोर्स सिस्टम बनता है। क्या मैं रिपीट करूं इसको, कि भाई डिफरेंट मैग्नीट्यूड के और जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो बनता है क्या, एक फोर्स सिस्टम, है ना। अब ये जो टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम है उसको एक बार देख लेते हैं। एक होता है कोप्लेनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लेनर। अब इसके अंदर भी कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, लाइक, अनलाइक, ये सारे क्लासिफिकेशन है इसका। अब हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है आज का, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप सब पहले से जानते हैं, है ना। अगले लेक्चर से थोड़ा सा फील आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फील आना स्टार्ट हो जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर से। लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी छुड़वा दिया तो आप फिर कमेंट करोगे कि सर आपने वो टॉपिक छुड़वा दिया, ठीक है ना। हर एक चीज पढ़ेंगे, कुछ छुड़वाएंगे नहीं, है ना, कुछ नहीं छुड़वाया जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा हर चीज को। टारगेट हमारा रहेगा क्या, 70 आउट ऑफ 70। चलो तो सबसे पहले देख रहे होंगे हम यहाँ पर कोलिनियर फोर्सेस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कोलिनियर फोर्सेस। तो कोलिनियर फोर्सेस कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, the lines of action of all forces lie along the same straight line and same plane। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप देखो एक फोर्स लगा हुआ है P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये सारे फोर्सेस क्या हैं, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगे हुए हैं और एक प्लेन में भी हैं। मतलब जब सारे फोर्स, ऑल दी फोर्सेस जब एक सिंगल प्लेन में होते हैं, एक सेम प्लेन में होते हैं और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगे होते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं। एग्जांपल है इसका फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वॉर, है ना। रस्सा कसी वाला गेम आपने देखा होगा, तो ये क्या है, एक लाइन में फोर्स लगे हुए हैं, है ना, एक लाइन में फोर्स लगे हुए हैं और एक प्लेन में, सिंगल प्लेन में ये फोर्स लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोलिनियर फोर्सेस। यस, सेकंड वन इज कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लगे होंगे, है ना। जो लाइंस ऑफ एक्शन है, ऑल द फोर्सेस, हर एक फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक तो पैरेलल होगी और दूसरा सिंगल प्लेन में होंगे। यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर देखो एक फोर्स है P1, P2, P3, है ना, और इसमें जो रिएक्शंस हैं R1, R2, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस और नो, पैरेलल 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 पैरेलल, जितने भी फोर्स लगे हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, ये सब क्या हैं, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस और नो, पैरेलल होंगे
और इनका जो सिंगल प्लेन में होंगे। तो भाई ऐसे फोर्सेस, ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें ऑल द फोर्सेस सेम प्लेन में होने चाहिए, एक सिंगल प्लेन में होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब एक सिंगल प्लेन में होंगे और पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। भाई आप जिस मकान के अंदर बैठे हैं, जो आपका कॉलेज है, उसमें बीम लगी है, तो बीम के ऊपर जो लोड लगा हुआ है ना, बीम के ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो है आपका वर्टिकल लोड, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल हमने दिखाया हुआ है यहां पे, सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम। बीम के ऊपर जो लोड लगे होते हैं वो वर्टिकल लोड्स होते हैं, है ना। वो सिस्टम जो बन रहा होगा उसको हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे, है ना। और यहां से यहां पर सपोर्ट लगी होगी, जैसा आपने देखा था, रोलर सपोर्ट हो सकती है या फिर ये हिंज सपोर्ट हो सकती है। तो यहां पर रिएक्शंस आती हैं, इन रिएक्शंस को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे हिंज सपोर्ट पे, रोलर सपोर्ट पे, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, कैसे हम रिएक्शंस निकालेंगे। वी विल सी इन द लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, कोप्लेनर का मतलब है कि एक सिंगल प्लेन में होंगे सारे फोर्सेस, एंड कॉन्करेंट का मतलब है कि वो जो सारे के सारे फोर्सेस हैं, ऑल दी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही होगी, है ना, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही होगी। देखो जरा, ऑल दी फोर्सेस इन द सेम प्लेन में होंगे, हैव डिफरेंट डायरेक्शन अलग हो सकती है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट वन पॉइंट। उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पर क्या कर रही होगी? कॉन्साइड कर रही होगी, इन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखो जरा यहां पे, ये देखो, ये एक पॉइंट है O, है ना। यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है आपका P1, P2, P3 एंड P4। ये जो फोर्सेस हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में तो है, डायरेक्शन तो अलग अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन प्लेन एक है ना, सेम प्लेन में ये लगे हुए हैं। तो भाई ऐसे फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन तो अलग अलग होती है लेकिन सेम प्लेन में होते हैं, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से पास हो रही होती है। देखो, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो O से पास हो रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से, और इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से। हर एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी सिंगल पॉइंट से पास हो रही है ना। और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, है ना, द पॉइंट वेयर लाइंस ऑफ एक्शन, ऐसा पॉइंट जहां पे इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन वहां से पास हो रही होती है, जिस पॉइंट पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन मीट करती है, मिलती है, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, राइट। एग्जांपल आप ले सकते हैं, फोर्स ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जब एग्जाम में ये आएगा तो आपको ये वाले डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, है ना, आपको ये डायग्राम बनाने हैं। जब आपको मैं इसके नोट्स दूंगा तो ये डायग्राम हटा के दूंगा, ठीक है ना, आपको वही बनाने हैं, सिंपल से डायग्राम। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं इसको, क्योंकि ये नोट्स आपको मिल रहे होंगे, तो फालतू की चीजें हम यहां से रफ कर देते हैं ताकि आपको नोट्स एकदम बेहतरीन सुंदर दिखाई दें, तो पढ़ने का मन करेगा आपका। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो, कोप्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन में होंगे फोर्सेस, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि वो सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अभी भी सिंगल प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे यहां पे देखो, ये P1 है, बोलो यस और नो। यहां पे कौन सा कितना फोर्स? P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। मतलब ये अभी भी क्या है? एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। देखो, P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है इधर, है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये कहीं पर भी एक कॉमन पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, फोर्सेस ऑन ए लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रंग विच इज नॉट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। ये एक लैडर है, एक सीढ़ी है, यहां पर एक पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन ये पर्सन वहां पे खड़ा होना चाहिए जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, तो ये हो गया आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन कोप्लेनर
कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर, मतलब इस बार प्लेन दोनों का सेम नहीं है, इस बार प्लेन दोनों का सेम नहीं है, नॉन कोप्लेनर, लेकिन कॉनकरेंट है, मतलब इस बार अलग अलग प्लेन में फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही होगी, है ना। देखो यहां पे ये फोर्स लगा हुआ है आपका, ये फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है, तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो एक ही है ना, लेकिन वो अलग 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 प्लेन में हो सकते हैं, अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट से पास हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्सेस ऑन अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा, यहां पर देखो ये कैमरा लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये ना सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं कि नहीं, सारे के सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, ऐसे होते हैं ना, इस तरह से टिपाई सी लाइक दिस, ये देखो अलग अलग क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन आएगा आई थिंक, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट, मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब इस बार सेम प्लेन में भी नहीं होंगे, सिंगल प्लेन में भी नहीं होंगे, और नॉन कॉनकरेंट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से भी पास नहीं हो रहा होगा। जैसे आप यहां पर ये फोर्सेस देख सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में है और अलग अलग प्लेन में है, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, मतलब एक कॉमन पॉइंट पर ये नहीं मिल रहे होंगे, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। एग्जांपल है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस, अगर कोई बस मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगे होंगे वो अलग अलग प्लेन में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, और एक सिंगल पॉइंट से भी पास नहीं हो रहे होंगे। चलो जी ओके, तो ये बात होगी हमारी, बस लास्ट स्लाइड है, उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। थ्योरी काफी हो गई है, लेकिन एग्जाम में थ्योरी आ सकती है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, राइट। चलो ओके, तो कोप्लेनर एंड कोप्लेनर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक्चुअली कोप्लेनर के अंदर ही थोड़ा सा एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। देखो मैंने क्या बताया आपको, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो सेम प्लेन में होने चाहिए, एंड उनका जो लाइंस ऑफ एक्शन है पैरेलल टू ईच अदर, जितने भी फोर्सेस होते हैं कोप्लेनर के अंदर, है ना, वो एक सिंगल प्लेन में होते हैं, एक सिंगल प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं, यस और नो, पैरेलल होते हैं। लेकिन इसको हम फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम देखो जरा, इसमें जो P1 है वो इस तरफ लगा हुआ है और P2 भी इसी तरफ लगा हुआ है, मतलब P1 और P2 एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होगी, है ना, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो क्या कहलाएंगे, देखो यहां पर डायरेक्शन अगर सेम होगी तो क्या कहलाएंगे वो, कोप्लेनर लाइक पैरेलल, क्या बोलेंगे, लाइक मतलब एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे हैं, मेल मेल या फीमेल फीमेल एक जैसे हैं ना, लाइक पैरेलल एक ही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। अब यहां पे देखो जरा दूसरे वाले डायग्राम में, इधर P1 इधर की तरफ लगा हुआ है और P2 इधर की तरफ लगा हुआ है, अभी भी दोनों सिंगल प्लेन में हैं, अभी भी एक ही प्लेन में हैं, और अभी भी क्या है, पैरेलल हैं, अभी भी पैरेलल ही हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इधर और वो उधर, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर कितना एंगल बन रहा था, 0 डिग्री। तो भाई अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, तो उसको बोला जाएगा अनलाइक पैरेलल, मतलब मेल फीमेल। ओके, ऐसे करके आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर एंगल 0 है, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगे हुए हैं, तो उसको बोलोगे आप लाइक पैरेलल। अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, है ना, तो क्या बोलोगे उनको, अनलाइक पैरेलल। चलो अब थोड़ा सा मैथ थ्योरी बहुत हो गई, है ना, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पढ़ा हुआ है टॉपिक आप लोगों का, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, है ना। अगर आप भूल गए हैं तो आज आपको रिकॉल हो जाएगा। चलो समझते हैं इसको, क्या कह रहा है इसके अंदर। देखो भाई, इसके अंदर बोलता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां से हो सकता है एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए। भाई दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये मान लीजिए, ये आपका हो गया एक पॉइंट, है ना, ओ, यहां से एक फोर्स लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे P, यस, और ये फोर्स है हमारा
Q, ये फोर्स है हमारा Q। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इट स्टेट्स दैट इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, हमने देखा अभी कि कॉन्करेंट फोर्सेस वो होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहा होता है, तो उसी को क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दो फोर्स हैं कॉन्करेंट और एक्टिंग, वो एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर वो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, यहां पे बना दें, इसको बना दें क्या, पैरेललोग्राम लॉ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके राइट। तो देखो भाई, इसको पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ यहां पे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ यहां पे, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, इसके पैरेलल भी एक लाइन बनाओ यहां पे, यस। तो ये बन गया क्या आपका पैरेललोग्राम लॉ, ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम लॉ बन चुका है, ओके। अब इसको स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, कह रहा है एक बार फिर से रीड करते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां पर देखो डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ है, तो यहां पर दो फोर्स हैं, एक P है और एक Q है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उनकी दोनों साइड से इन डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P है, और डायरेक्शन इसकी ये है, जिस तरफ एरो लगा हुआ है, एरो से हम डायरेक्शन दिखाते हैं, और ये फोर्स कितना है, Q है, ये इसकी डायरेक्शन है। और इन दोनों का एंगल कितना मान लेते हैं हम लोग, इनका एंगल हो जाएगा आपका थीटा। कितना एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। P फोर्स और Q फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। देन देयर रिजल्टेंट may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram and drawn from the same point। एक सेकेंड, राइट। मतलब ये जो इसकी दो साइड थी हमारी पैरेललोग्राम लॉ की, अब हमने क्या करना है, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, इनका दोनों का रिजल्टेंट देगा, मतलब डायरेक्शन बता देगा आपको वो, और उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना। तो यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये जो होगा आपका दिस वन इज, ये आपको दे देगा क्या, रिजल्टेंट, है ना। ये क्या दे देगा आपको, रिजल्टेंट दे देगा P और Q का, है ना। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका R, और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट और डायरेक्शन। चलो अब यहां पर हमको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद इसके हम 3-4 स्पेशल केस डिस्कस करेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, ये तो पॉइंट हो गया हमारा O, ओके राइट। चलो जी आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक काम करो, इस लाइन को आगे प्रोसीड करो, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाओ, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाओ। और एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट। अब मान लीजिए ये पॉइंट O था, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ये है O, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट C है, और पॉइंट C से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया आपको कितना, D, ओके, यस और नो। ये एंगल कितना था हमारा, थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। दिस देखो, ये जो Q है इसके पैरेलल ये Q है, तो यहां पर लिख सकता हूं ये Q होगा, बोलो यस और नो, यस। ये P है, इसके पैरेलल ये है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये P हो जाएगा। और यहां पर आप देखो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा। P और Q के बीच का जो एंगल है ये कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, दैट ऑल्सो इक्वल टू थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। चलो अब यहां पर जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो R कितना हो जाएगा बताना जरा, R कितना हो जाएगा यहां से, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू OC। क्या लिख सकते हैं हम इसको, R इज इक्वल टू OC, ओके। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, दैट इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बोले यस और नो। भाई OC कितना होगा आपका, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बहुत सिंपल, बहुत यूज किया होगा आपने। तो यहां लिखेंगे हम इसको OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर स्पीड आपको कम लग रही है, आपको बहुत अच्छे से चीजें आती हैं, तो आप स्पीड को
बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर भी आपको, अगर आप इसको एप्लीकेशन में देख रहे हैं, गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, तो वहां से भी आप बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां से भी आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ओडी स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर जरा ध्यान दो, ये जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, ओडी कितना है यहाँ पे, दिस इज ओडी। ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD। OD इक्वल टू OA प्लस AD। तो यहां पे लिखो OA प्लस AD का स्क्वायर और प्लस कितना है, CD स्क्वायर। ओके राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताओ जरा, यहां से आपको P की, यहां पे OA की वैल्यू देखो, हमको यहां पर क्या चाहिए, बोलाओ क्या चाहिए हमको, OA चाहिए, AD चाहिए और CD चाहिए। तो OA की वैल्यू तो आपको पता है, OA की वैल्यू तो आपको पता है, यहां लिख दें इसको। OA कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू P। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब AD और CD चाहिए, AD और CD चाहिए। तो यहां पे एक काम करो, इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, AC और D, ये कौन सा एंगल आपका ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहां से आप एक काम करो, पहले साइन थीटा बताओ कितना हो जाएगा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि CD अपॉन AC। तो CD अपॉन AC कितना है बच्चों, दैट इज Q डिवाइडेड बाय Q। तो यहां से हम CD को क्या लिख सकते हैं, Q साइन थीटा। ओके, अब एक काम करो, कॉस थीटा लगाओ इसमें। एक काम करो, दिस इज कॉस थीटा लिखो, इसमें कितना हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AD अपॉन CD, और CD कितना है, Q है। तो यहां से आप AD कितना लिख सकते हो, दैट इज Q cos थीटा। ओके, चलो वैल्यू पुट करो। लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ AD, CD एंड OA। तो यहां से हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, कितना है OA की वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA इज इक्वल टू P, है ना। तो P प्लस AD कितना आया, यहां से देखो AD कितना आया, Q cos थीटा। तो यहां पे लिखेंगे Q cos थीटा, और क्या है यहां पे, स्क्वायर भी है, प्लस CD का स्क्वायर, और CD कितना है, CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा। क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आप इसको जरा ओके सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटे, है ना, cos थीटे, प्लस ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटे। अरे A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बताना पड़ेगा क्या, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। अभी तो मोदी जी ने बताया था ये कुछ दिन पहले, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके चलो, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखो जरा, ये है P स्क्वायर, यहां से ये Q स्क्वायर है, और ये क्या है आपका Q, दिस इज Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से और यहां से आप क्या ले सकते हैं, Q स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, एक सेकेंड, यस, ओहो अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओहो लिखने में थोड़ा गलती हो गई। ओके एक सेकेंड, ये साइलेंट पर लगा देते हैं फोन, एक सेकेंड। हेलो, बहुत ही शानदार, एक सेकेंड, ये डिस्टर्ब करेगा बार बार, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट को ओपन करने में थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था, दोबारा से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा छूट गया था, प्लस 2PQ कॉस थीटा। ओके, और प्लस कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से देखो जरा, यहां से Q स्क्वायर, यहां से Q स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे कितना है अभी, दैट इज 2PQ कॉस थीटा। बोलो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा रिजल्टेंट आपको, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
है ना, ये तो हो गया 1 प्लस 2pq cos थीटा। यहां से हम इस रिलेशन को यूज करके, है ना, क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चल करके, है ना। तो ये रिजल्टेंट मिल गया आपको विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो ये तो मिल गया हमको रिजल्टेंट। अब कितना मिल गया रिजल्टेंट हमको, ये जो फोर्स आपका P था और ये फोर्स Q था और इनके बीच का एंगल थीटा था, इनका जो रिजल्टेंट मिला हमको दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब हमको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम यहाँ जो फोर्स P है, यहां से अगर हम डायरेक्शन लिखें इसकी, तो मान लीजिए कितनी डायरेक्शन हो जाएगी ये, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा से। ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा, तो यहां से हमको tan अल्फा निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बताओ जरा मुझको यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां से इस वाले ट्रायंगल को देखो, ओ सी डी, कितना आएगा tan अल्फा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, सी डी अपॉन ओडी, तो यहां लिख दें सी डी अपॉन ओडी। ओके, तो सी डी कितना है और ओडी कितना है, सी डी अपॉन ओडी, ओडी को क्या लिखोगे, ओ ए प्लस ए डी, पहले की तरह ओ ए प्लस ए डी। ओके राइट, तो सी डी कितना है, यहां पे लिखेंगे इसको, बताओ जरा सी डी कितना है, यहां से देखो सी डी कितना है, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए कितना है, ओ ए की वैल्यू P है, यहां से देख सकते हैं P प्लस यहां पे कितना है ए डी कितना है, Q cos थीटा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये आपका, दिस इज Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। यस और नो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है इसकी ये डायरेक्शन है। यस, तो इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना रिजल्टेंट कितना आ चुका है, स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और tan अल्फा कितना आ जाएगा आपका, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। चलो इसका कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। पहला स्पेशल केस है कि व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दो फोर्स की बात हो रही है, यहां पे देयर आर दो फोर्स की बात हो रही है ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पे जो फोर्स है P है एक पहला फोर्स, ओके, दूसरा फोर्स कितना है, दोनों फोर्स बोल रहा है इक्वल है। क्या हो गया इसमें, ये कहां से आ गया, ओहो यस, अपने आप ही आ रहा है, अरे व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकेंड, ये अपने आप क्यों आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है लिखा हुआ। चलो पहला जो स्पेशल केस है, कह रहा है व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल, दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो एक फोर्स मान लो P है और दूसरा फोर्स कितना होता है Q, और Q की वैल्यू भी कितनी दे रखी है यहाँ पे P, क्योंकि दोनों फोर्स क्या बोल रहा है, इक्वल है। तो हमने मान लिया ये P है ना, ये P है, तो ये भी कितना होगा, P होगा, और इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है, माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो आपको रिजल्टेंट बताना है और डायरेक्शन बतानी है रिजल्टेंट की। चलो करें इसको। यस, तो देखो R जो है रिजल्टेंट हमारे पास आया था अभी, दैट वाज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बोलो यही आया था ना, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्योंकि Q की वैल्यू P के बराबर है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास फिर स्पेस कम रह जाएगा। तो यहां से लिख लेंगे हम R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज P स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। बोलो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर cos थीटा।
यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, r इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दैट इज 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो यस और नो? यस और नो? ओके ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकेंगे बस। ओके राइट, कुछ मिसिंग हुआ है क्या? कुछ मिसिंग हुआ है? ओके 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 ओके, 2p स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यस नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। देखो अब यहां से एक काम करो, कॉस थीटा क्या होता है आपका, देखो आपने पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो यस और नो? कॉस 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, मतलब ये जो एंगल होता है यहाँ पर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एंगल 2 थीटा था तो यहां थीटा हुआ आधा, हुआ हाफ हुआ, तो यहां थीटा है तो यहां कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है आपको कॉस थीटा की, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यस ओके, नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? तो यहां से आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये खत्म, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और p स्क्वायर है। ओके ओके ओके, और ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2p cos थीटा बाई 2। बोलो यस और नो? ये आ जाएगा, ये आ गया इसका रिजल्टेंट, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। नाउ अब आपको क्या बताना है इसका, मैग्नीट्यूड बताना है, इसका डायरेक्शन बतानी है आपको। क्या बताना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, क्या है डायरेक्शन, tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट कर दें डायग्राम को अगर आप कहें तो, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं क्या? यस। तो कैसे कंप्लीट करोगे, इसके पैरेलल बनाओ, यहां पे इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, ओके, फिर उसके बाद इसके पैरेलल बनाओ, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही क्या हो जाएगा आपका, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना, P और P का रिजल्टेंट होगा। अब हमको ये भी बताना है इसकी डायरेक्शन, जिसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। यस और नो? तो कितना था हमारा ये tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो एक बार यहाँ पे Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, लिखेंगे यहाँ पे Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। यस, देखो जरा tan अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है, P है, दोनों फोर्स बराबर है ना, Q इज इक्वल टू P, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, P साइन थीटा अपॉन P प्लस P कॉस थीटा। अब यहां से P को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो कितना मिलेगा आपको यहां से, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू आप ये रख सकते हो, यस और नो? अच्छा, साइन थीटा कितना आएगा, आप सभी जानते हैं क्या, कि भाई साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सब ने पढ़ रखा है। ओके, तो यहां से साइन थीटा कितना मिल जाएगा आपको, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहां पर एंगल 2 थीटा होता है, यहां पर थीटा होता है, तो जब यहां पर ये थीटा हो गया तो मतलब जस्ट इसका हाफ हो जाता है, तो यहां पर वैल्यू पुट करो साइन थीटा की, साइन थीटा कितना हो जाएगा यहां से, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये वाला 1 तोड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज व्हाट, यहां से अब जरा ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, देखो भाई ये है कॉस थीटा बाई 2 और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक निचले वाला कॉस थीटा बाई 2 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2, तो कितना मिल जाएगा आपको, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यहां से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2। यस और नो? तो ये डायरेक्शन मिल गई आपको रिजल्टेंट की, मतलब ये हुआ कि P अगर दोनों फोर्स बराबर हैं,
अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है, θ/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, θ/2। बात समझ में आई। तो पहला जो स्पेशल केस था कि भाई दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2p cos θ/2, और उनका डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू θ/2। मतलब जो रिजल्टेंट है दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ चला जाएगा। चलो दूसरा वाला जो स्पेशल केस है, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। कह रहा है कि व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एक फोर्स है आपका P, ये फोर्स है आपका Q, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। दैट इज वेरी सिंपल। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, यू नो याद अब तो रट गया होगा आपको, ये p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन अगली बार से जो नेक्स्ट, अभी तो एकदम आपको 12th वाला 11th वाला फील चल रहा है, 9th वाला। अब जब हम आगे चलेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको आएगा फील बीटेक फर्स्ट ईयर वाला। चलो जी ओके। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू, देखो भाई यहां पर हम रखेंगे cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0। तो कितना बच जाएगा केवल यहां पर p² प्लस Q²। बोलो यस और नो, p² प्लस Q²। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। बिकॉज cos 90, यहां लिख दूं क्या एक बार, cos 90 की वैल्यू सब जानते हैं, इक्वल टू कितनी होती है, 0। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ चुका है, ये हमारा रिजल्टेंट आ चुका है, कितना है, √ p² प्लस Q²। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। ओके, अब यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर क्या रखोगे, थीटा की वैल्यू 90। चलो लिख के दिखा देता हूं। तो Q, अदरवाइज बोलोगे कि शॉर्टकट मार रहे हो ज्यादा ही, तो Q sin 90 डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos 90। आप सभी जानते हैं क्या, आप सभी जान रहे हैं इस बात को, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा Q, नीचे बचेगा P, तो ये आ जाएगा आपका tan अल्फा, या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन P। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कब, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से है। चलो आगे बढ़ा जाए। तीसरा स्पेशल केस है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम लाइन एंड सेम प्लेन। सेम लाइन में है, सेम प्लेन में है, और तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। एक बार अगर बना के देखें इसको तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, एक ही लाइन में है, सेम लाइन में है ना। तो ये फोर्स कितना है, मान लो ये फोर्स है P, और जो Q है वो भी इसी लाइन में होगा, Q भी इसी लाइन में होगा, है ना, सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, और एंगल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू थोड़ा सा मामला इसका, एक सेकेंड, एक लाइन में आ जाओ भाई, यस, चलो ठीक है ना, आगे दोनों एक लाइन में। तो ये फोर्स कितना है, ये फोर्स P था, और ये फोर्स क्या है, Q है। मतलब देखो व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम लाइन, एक लाइन में होंगे और सेम प्लेन में होंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक ही लाइन में है ना। तो कितना रिजल्टेंट आएगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना होता है आपका, दैट इज p² प्लस Q² प्लस 2pq साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, और यहाँ सॉरी 2pq cos थीटा, नो साइन थीटा, cos थीटा। तो यानी कि cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा आपका p² प्लस Q² प्लस 2pq, क्योंकि cos 0 कितना हो जाता है, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये तो कितना हो गया, p प्लस Q का होल स्क्वायर, बोलो यस और नो। या फिर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू P प्लस Q, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देखेंगे ये रिजल्टेंट जो आएगा, जब ये रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम, ये रिजल्टेंट जो आएगा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। तो जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री,
तो भाई साहब आपका जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री के अलावा, 0 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होगा उस केस में जो रिजल्टेंट है वो इससे कम ही आएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा। अच्छा, जो रिजल्टेंट होगा इनका, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगे हुए हैं। पी और क्यू जिस डायरेक्शन में लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। जस्ट ऐड हो जाएंगे ये, है ना, ये जस्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला केस। यू नो व्हेन द टू फोर्सेस हैव द सेम लाइन, सेम लाइन में तो लगे हुए हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब कुछ इस तरह का सीन रहा होगा भाई। ये है इस तरफ, यानी कि ये हो गया P, और जो Q है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जो Q है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक सेकेंड, यस बिल्कुल मिला के बना दे। अरे यार बन जा बन जा बन जा, ओ नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, समझ जाओ कि एक ही लाइन में है ना, ये Q है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तब आपको रिजल्टेंट बताना है, तब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन तो पता ही है क्या है, दोनों की अपोजिट है, तो यहां पर लिखेंगे आर रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस कितना, 180 डिग्री, एंड कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल रहा होगा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq। बोलो यस और नो, cos 181 -1, तो ये तो आपको मिल रहा होगा यहां से भाई p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन चुका है क्या, यस। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो यू नो p माइनस क्यू, यस और नो। यहां से जो रिजल्टेंट आएगा ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा आपका, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट, दिस इज मिनिमम। 180 डिग्री जब होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। दोनों का डिफरेंस आएगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, है ना, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तब जो r इक्वल टू कितना आएगा, रिजल्टेंट p माइनस क्यू आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी, आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा और 1 न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द टू कोप्लेनर फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन। भाई यहां पर जो P की वैल्यू दे रखी है, P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है, और दूसरा जो फोर्स है Q वो आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। आगे बोल रहा है आर ओरिएंटेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू 60 डिग्री। ओके राइट, ये जो एंगल आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 60 डिग्री दे रखी है, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ, दो केस दे रखे हैं कि जब दोनों फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, मान लेते हैं इसको, ये है आपका पॉइंट O। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट O। ओके, अगर आप चाहो तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, यस। ओके, तो क्या करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हो, यस और नो, यस, और यहां से एक पैरेलल लाइन बनाते हो इसके, तो इनको मिलाओ, तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, वही क्या होता है आपका जो डायगोनल बनता है वो क्या देता है आपको, रिजल्टेंट देता है इन दोनों का, यस और नो। तो ये आ जाएगा बच्चों इनका रिजल्टेंट, ये आ चुका है क्या, रिजल्टेंट। ओके, और ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, ये डायग्राम हमने बना लिया। P की वैल्यू 20 किलो न्यूटन है और थीटा की वैल्यू 15 किलो न्यूटन है, और थीटा की वैल्यू P और Q दोनों फोर्सेस का बीच का एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। आपको मैग्नीट्यूड बताना है और रिजल्टेंट का और डायरेक्शन बतानी है, बहुत ही सिंपल है। तो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। अगर आप, क्योंकि सिंपल है, बेसिक है, सिलेबस में है तो कराना तो पड़ेगा, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना, स्किप कर सकते हैं या स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं 2 की स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो यहां से हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P यानी कि 20 इंटू Q यानी 15 इंटू कॉस 60। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से रिजल्टेंट मिल रहा होगा, ओके, लेट मी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर।
भाई साहब एक बात याद रखना, आपको सिंपल तो लग रहे होंगे क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे नो डाउट, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे गलती करोगे एग्जाम में, गलती कर दोगे एग्जाम में, है ना। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये आपके पास होना चाहिए, 4 साल काम आएगा आपके। बीटेक फर्स्ट ईयर में अभी ले लो इसको, तुरंत लिया नहीं होगा आप लोगों ने अभी तक, है ना। 100 ms का ले लीजिए, FX 100 ms, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जाम में आपको ये अलाउ होता है ले जाना, मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ले जा सकते हैं, कॉलेज का कोई भी टेस्ट होता है, कॉलेज का कोई भी एग्जाम होता है, सेशनल क्लास टेस्ट, हर जगह आप ले जा सकते हैं, है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि यू नो ये चलाना नहीं आता है अभी, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, है ना, वीडियो बनाएंगे, कमेंट करके बताना आपको सही से यूज करना आता है क्या, हाउ टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है आपका 15 cos 60, तो मैं पहले लिखूंगा cos 60 इंटू 15, ओके, प्लस और इंटू और भी है अभी, इंटू 20 इंटू 2, ओके राइट, ओके, प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी है। सो इट इज कमिंग आउट 30.41। रिजल्टेंट जो आ रहा है कितना आ रहा है, 30.41, और ये किस में था, किलो न्यूटन में था, तो किलो न्यूटन में ही आएगा। P और Q की वैल्यू किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में ही आपका आंसर आ चुका है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो रिजल्टेंट पूछा गया था आपसे, रिजल्टेंट आपको मिल चुका है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, एंगल ऑफ इसका रिजल्टेंट का एंगल किससे निकालते हैं, P के रेस्पेक्ट में, ओके, Q के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपने लिखा tan अल्फा, अल्फा ये एंगल है P से जो रिजल्टेंट बना रहा है, कितना होता है ये, Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। चलो वैल्यू पुट करो। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q दैट इज 15 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय व्हाट, P कितना है 20 प्लस Q 15 इंटू कॉस 60। सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको tan अल्फा मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 15 इंटू साइन 60 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 इंटू कॉस 60 ब्रैकेट क्लोज, इट इज कमिंग आउट 0.47, 0.47। इसका आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है ना, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.47, है ना, 0.47। अब देखो यहां पर जो 0.47 tan अल्फा की वैल्यू आई है, तो आपको यहां पे मिल जाएगा साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, तो इसी के नीचे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। तो अगर आप यहां पर एक बटन है शिफ्ट का, तो अगर आप बिना शिफ्ट दबाए साइन दबाओगे, साइन या कॉस tan प्रेस करोगे तो साइन कॉस tan की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप शिफ्ट दबा करके tan को प्रेस करोगे तो tan इनवर्स मिल जाएगा आपको। तो मैंने यहां पर शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद tan प्रेस किया, इक्वल टू, तो मेरे को आ गया 25.28 डिग्री। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट 25.28 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा टूल है ये आपके लिए, फास्ट कैलकुलेशन करेगा, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब इसको चलाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। क्लास में लेके जाया करो, क्लास में जो आपके सर या जो भी मैम है आपकी, जो क्वेश्चंस आपको कराती है ना बोर्ड पे, तो हाथ के हाथ इसको हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके बताया करो आंसर उनको, ठीक है ना। है नहीं आपके पास ये, अगर नहीं है तो जल्दी से ले लो इसको। चलो जी, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई अपने पास, दैट इज कमिंग आउट 25.28 डिग्री। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसका आंसर हमारे पास आ चुका है, जब दोनों फोर्सेस क्या थे, P और Q अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इधर है, अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन, अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। अब दूसरा जो कह रहा है, दूसरे वाला जो बी पार्ट है, फर्स्ट फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट O, पॉइंट O से दूर जा रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला फोर्स है टुवर्ड्स द पॉइंट, ये इस तरफ आ रहा है। तो सेकंड वाला केस हमने यहां पर लिखा हुआ है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं सेकंड वाला केस, यस, है ना, बी पार्ट जो है, फर्स्ट फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट O एंड द सेकंड फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया P जो कि इससे दूर जा रहा होगा, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, ओके, ये तो दूर जा रहा है, लेकिन जो दूसरा फोर्स है, वो इस तरफ आ रहा है, वो इस तरफ आ रहा है, लाइक दिस। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको,
ये एंगल आपको दिया हुआ था कितना, 60 डिग्री दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पे कितना एंगल दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, इसको आगे बढ़ाओ जरा, इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो क्या, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसी को, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दीजिए। तो अब आपके पास P की वैल्यू पता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 20 किलो न्यूटन। कितनी दे रखी है, तो 20 किलो न्यूटन P की वैल्यू आपको पता है, 20 किलो न्यूटन। यस, ये हो गया आपका Q, जो कि आपको दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन। तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे फिर से, बस आपको पहले थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, 60 डिग्री। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये फोर्स P इधर की तरफ है और ये Q इधर की तरफ है, तो आपको ये वाला एंगल लेना है, दिस एंगल। ओके, यस और नो, दिस एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 180। तो इस बार जो आप थीटा रखोगे 180 माइनस 60, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे इस बार, 120 डिग्री रखोगे। तो इस फॉर्मूले में रिजल्टेंट निकालोगे इसी से। तो यहां पे आपने जो थीटा की वैल्यू 60 रखी थी, इस बार आप रखेंगे 120। जब डायरेक्शन निकालेंगे तो अल्फा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60, इस बार कितनी रखेंगे 120। दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ओके राइट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, है ना, बहुत बेसिक सी चीजें रिकॉल करा देता हूं आपको। अगर देखो यहाँ पर जो आप डायरेक्शन निकालते हो ना अल्फा की वैल्यू, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हो वो P से निकाल रहे हो यहां से। अगर बोलेगा कि रिजल्टेंट बताओ कितना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताने आपको Q से, तो कैसे करोगे आप, इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, 25.28 डिग्री। फॉर एग्जांपल इतना आ गया 25 डिग्री, आपको ये P से आई है ना, तो ये तो दोनों के एंगल का पता है आपको। अगर आपको Q से डायरेक्शन बतानी होगी, अभी आपने ये डायरेक्शन निकाल ली है ना, अब आपको ये डायरेक्शन यहां से बतानी है। P से आपको पता है कितनी है 25.28, आपको बतानी है Q से कितनी रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो कैसे निकालोगे, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ये Q से आ जाएगी। यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे 60, और ये कितना एंगल आया आपका 25.28। जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी कहां से, Q से। तो P से आप निकाल लो। अगर उसने क्वेश्चन में Q से पूछी है तो टोटल एंगल जो आपको दे रखा है थीटा, उसमें से आप अल्फा माइनस कर दो, तो ये डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी कहां से, Q से पता लग जाएगी। चलो, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके बाद आज की क्लास को बाइंड अप करा जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूसिंग अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ स्क्वायर रूट 20 किलो न्यूटन। ओके ओके राइट, इसको नोट कर लेते हैं कि भाई जब आपको थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 90 मतलब राइट एंगल। ओके, तब ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 20 आएगा। ओके, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आगे क्या बोला इसने, आगे क्या बोल रहा है कि भाई साहब जब जब 60 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट कितना है, तो स्क्वायर रूट 28 है ना। जब थीटा कितना है 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना है, स्क्वायर रूट 28 है। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। चलो इक्वेशन अप्लाई करो, रिजल्टेंट की इक्वेशन अप्लाई करो, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, जो दो फोर्सेस हमारे P और Q, उनका क्या बताना है आपको, रिजल्टेंट बताना, P और Q की वैल्यू आपको बतानी है, P और Q की वैल्यू आपको बतानी है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटे। ओके, सो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 है ना, कितनी है 20, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। तो यहां पे देखो 90, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट करोगे 2PQ cos 90, बोलो यस और नो, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगी कितनी, कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 20। मान लो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। जब क्या था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना है 20, स्क्वायर रूट 20 है। अब जब थीटा की वैल्यू 60 है तो रिजल्टेंट कितना है, स्क्वायर रूट 28। ओके, तो ओके चलो लिखो यहां पे फिर से इक्वेशन, आर स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos, चलो पहले लिख लेते हैं cos थीटा। ओके,
आर स्क्वायर कितना है 28 है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60। ओके, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2। बोलो यस और नो। तो ये हो जाएगा आपका यहां से ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p, है ना। ये हो जाएगा 2 और ये 1/2, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं क्या इसको, ये पी क्यू बचेगा यहाँ पे, यस और नो। ये बच जाएगा पी क्यू, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब 1/2 रखोगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्यू बचेगा, राइट। अब यहां पर देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है 20। तो यहां से हम लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 20 प्लस पी क्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स पी क्यू कितना हो जाएगा बता सकते हो, तो 8 के बराबर हो जाएगा। ओके, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी यहां से। ओके, तो इसको एक काम करो, इसको दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन पी स्क्वायर, 64 अपॉन पी स्क्वायर। तो यहां से जो क्यू स्क्वायर है, यहां से जो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 64 अपॉन पी स्क्वायर, इसको आप कहां पे रखो, एक काम करो, हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, कौन से वाली इक्वेशन आई थी अपने पास, एक सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं ना अपन लोग, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो, दैट इज वेरी सिंपल। यहां पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है, तो क्यू स्क्वायर को आप पी स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो, है ना भाई। हमारे पास P और Q की वैल्यू निकालनी है, 2 अननोन हमारे पास हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन ये थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन आप इसको मान सकते हो, तो यहां से आप क्यू स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन पी स्क्वायर, इस इक्वेशन में आप क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर के टर्म्स में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर को ऐसे लिखना रहने दो, प्लस क्यू स्क्वायर है तो इसको लिखो 64 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 20 है, इक्वल टू कितना है 20। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 64, है ना। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 20p स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो p की पावर 4 माइनस के 20p स्क्वायर प्लस के 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर लो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका ये p स्क्वायर 8 इंटू 8 दैट इज 64, तो p स्क्वायर माइनस के 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0, ये ऐसे आएगा, है ना। तो ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए पी स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0 है, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितने आ जाएगी 2 आ जाएगी यहां से, ठीक है। जब इसको आप इक्वल टू 0 करोगे, किसको पी स्क्वायर माइनस 16 को, पी स्क्वायर माइनस के 16 को जब 0 करोगे तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, यस और नो। तो यहां से हमको p की वैल्यू मिल गई कितनी, p की वैल्यू मिल गई हमको 2 and 4। अब हमको q की वैल्यू बतानी है, क्योंकि बोला था उसने कि वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो p का मैग्नीट्यूड या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। अब ये इक्वेशन भी आपके पास है क्या, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, एक सेकेंड, यस, पी क्यू इज इक्वल टू 8, यहां से रिजल्ट मिला था हमको कि पी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 8 होता है। ओके, तो जब आप यहां पर p की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से q मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। ओके, जब p की वैल्यू 4 रखोगे, p की वैल्यू कितनी रखोगे 4 रखोगे, तो q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको यहां से 2 मिल जाएगी, यस और नो। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 4, और q की वैल्यू कितनी आ गई 4 and 2। जब p की वैल्यू 2 रखते हो तो q की वैल्यू 4 आएगी, और जब आप p की वैल्यू 4 रखोगे तो q की वैल्यू 2 आएगी। यही आपके आंसर्स हैं, यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपको कैलकुलेट करना था भाई, यही आपको कैलकुलेट करना था कि जब थीटा की वैल्यू 90 है तो रिजल्टेंट कितना था स्क्वायर रूट 20, जब थीटा की वैल्यू 60 है तो रिजल्टेंट कितना स्क्वायर रूट 28। आपने रिजल्टेंट की फॉर्म इक्वेशन लगाई, वहां से 2 इक्वेशन बन गई आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20 पहली इक्वेशन आ गई, फिर उसके बाद पी क्यू में दूसरी इक्वेशन आ गई, आपने क्यू को पी की टर्म्स में लिखा और आपने क्यू की वैल्यू निकाल पी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, है ना। पी को क्यू को पी की टर्म्स में लिखा तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 वैल्यू आ रही है पी की, तो इसलिए क्यू की वैल्यू की भी 2 वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
आपको दे रखा है टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, पहला फोर्स P है, दूसरा फोर्स कितना है 2 टाइम्स ऑफ P है, और ये एक्ट हो रहा है ऑन ए पार्टिकल व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 120, जब पहले वाले फोर्स को हमने 120 बढ़ा देते हैं, देन द सेकंड फोर्स इज डबल्ड, और सेकंड वाले को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास डायरेक्शन वाला फॉर्मूला भी है tan अल्फा वाला, और रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी आपके पास है, अप्लाई कीजिए और P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। और आपको नोट्स अगर चाहिए, इसके भी चाहिए, मतलब इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा जो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी सब्जेक्ट हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही, और जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 को, और उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिग्नन्स थ्योरम है ना, और देखेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एज पर न्यू सिलेबस 22-23 के हिसाब से हम आगे फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।